वेलकम एवरीवन, सभी का स्वागत है। ये आज अपन डिस्कस करेंगे जो पुराना टॉपिक था उससे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने डाइपोल पढ़ लिया, जनरल डेफिनेशन डाइपोल का, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ लिया। 3 पार्ट्स अपन कर चुके हैं, एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे और एनी जनरल पॉइंट पे। तो ये पार्ट डाइपोल का अपन कर चुके हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक अपना डिस्कस हो गया। अब आगे के टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा आधारभूत लेक्चर रहेगा, जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, वो मैं आपको पहले ही थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। पहला टॉपिक हमारा रहेगा बेटा बिहेवियर ऑफ अ डाइपोल। ऑफ अ डाइपोल in an external electric field, ठीक है ना। बिहेवियर ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और कुछ बुक्स में इसको सीधा सीधा लिख रखते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल। जैसे मेरा ये मानना है कि ये अभी नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। पहले अपन बिहेवियर को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे कि डाइपोल कैसे रिएक्ट करता है जब उसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाएगा। तो डाइपोल कैसे बिहेव करेगा पहले वो देखेंगे, फिर अपन डाइपोल पे पहुंचे तो बात समझ में आती है और वो इस टॉपिक के साथ में जाती भी होगी, है ना। ठीक है, चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं पहले। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें देखना है कि अगर एक डाइपोल है उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो कैसे बिहेव करेगा। पहला अपना ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक लेट ई बी एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना। थ्री लाइन के बीच में इक्वी डिस्टेंसेस है। तो एक क्लासिक एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका डायरेक्शन ये चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा अगर इसको डिटेल बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कैसे हुआ होगा। मान के चलिए कि इधर कोई ना कोई पॉजिटिव प्लेट रही होगी, इस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, और इधर कोई नेगेटिव प्लेट रही होगी जिस पर भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, विच क्रिएटेड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई पॉजिटिव से निकलती है फील्ड लाइंस, नेगेटिव में जाती है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ बुक्स में सिर्फ इतना दिखाया होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते कैसे। पॉजिटिव प्लेट सामने नेगेटिव प्लेट, उससे फील्ड लाइन निकलेंगे, उसमें जाएंगे, पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव में जाएंगे, और किसका क्रिएशन होगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब अपन को क्या करना है, इसमें एक डाइपोल को प्लेस करना है, ठीक है। तो डाइपोल है, डाइपोल क्या चीज है, फिर देख लो, माइनस क्यू प्लस क्यू हैज द डिस्टेंस 2l बिटवीन दो चार्जेस। दिस काइंड ऑफ क्वांटिटी, दिस ऐसा कोई आइटम क्या कहलाता है, डाइपोल। तो उस डाइपोल को अपन क्या करेंगे, उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे। सीधा सीधा पुट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको शिफ्ट करके पुट करेंगे। तो मान लेते हैं अपन ने ये डाइपोल रखा है, ठीक है ना, थीटा एंगल पे प्लेस किया। तो दिस इज योर माइनस क्यू, दिस इज योर प्लस क्यू, हैज अ डिस्टेंस ऑफ 2l, and the dipole moment works in this direction. There is dipole moment of this dipole p works in the direction minus to plus, ठीक है ना। समझ आ रही बात। अभी कुछ नहीं किया मैंने, आप चाहते तो इसको ऐसे भी रख सकते थे, लेकिन उसके लिए हर पोजीशन की स्टडी नहीं हो पाते। हमने पहले से इसको थीटा डिग्री एंगल पे माना है, बाकी थीटा की पोजीशन जैसे जैसे बदलेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि डाइपोल को अपन ने कैसे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही मान लिया कि मैंने किसी थीटा डिग्री एंगल के ऊपर अपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में रखा हुआ है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई बेटा, लिख लो जो चीजें तुम्हें पता है। ई क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
T is the dipole moment. Dipole moment. And the most important thing, this theta. Theta is nothing but angle between. Now try to found in the diagram कि ये theta angle किन के बीच में. This theta is angle is in between dipole moment and electric field. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, आपको पता होना चाहिए भाई ये थीटा एंगल बन किसके बीच में रहा है. तो थीटा एंगल आप देखिए, इधर कौन क्वांटिटी है, इधर डाइपोल मोमेंट है, इधर कौन क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. उन्हीं के बीच में जो कौन है वही तो है हमारा थीटा. तो थीटा एंगल किनके बीच में, पी एंड ई के बीच में. न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपको एंगल पता होना चाहिए किन दो क्वांटिटीज के बीच में है, और आपको एक्चुअल में किन दो क्वांटिटीज के बीच में चाहिए. तो यहाँ तक क्लियर है, डाइपोल प्लेस कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं थोड़ा सा कि अब क्या होगा. ठीक है, अब इसके लिए पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, अभी आप इसको डाइपोल भूल जाइए कि आपने कोई डाइपोल रखा हुआ है. आप ये समझिए कि आपने दो चार्जेस रखे हुए हैं, है ना. डाइपोल ना समझ के आप क्या समझिए कि आपने दो चार्जेस रखे हुए हैं, नेगेटिव माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. कुछ लोगों के दिमाग में डाइपोल इतना पढ़ने के बाद में एक इमेज बन जाती है, एक डंडी है जो जुड़ी हुई है और यहाँ पे दो बॉल है, ऐसे किसी चीज को डाइपोल बोलते हैं. नहीं बेटा, यहाँ जो बीच में डंडी है ना, ये इमेजिनरी डिस्टेंस है, सॉरी इमेजिनरी है आपकी. डिस्टेंस तो है बट ऐसे कनेक्टेड नहीं है, बस दो चार्जेस है, उनके बीच में कोई सेपरेशन है, दो इंडिपेंडेंट चार्जेस है. ऐसे किसी चीज को आप डाइपोल बोलते हो, ना कि बस जोड़ दिया आपने उन्हें. ठीक है ना, तो दो चार्जेस रखे हुए आपने. डाइपोल है क्या, दो चार्जेस का सिस्टम ही तो है. तो आप अभी के लिए इसको ये समझ के चलिए कि आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस रखे हुए. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चार्ज माइनस क्यू है, सिर्फ आप इसको देखिए, इस माइनस को ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट, जबकि ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, रिपेल. तो ऑब्वियस सी बात है कि इस माइनस के ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. इसी को लिए एक बार अपन F1 फोर्स बोल देते हैं. F1 कितना होगा मैं थोड़ी देर में बताऊंगा. सिमिलरली इस प्लस चार्ज के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज प्लेट अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, और जबकि ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा इस तरफ, विच इज F2. समझ में आ गया बेटा. अब F1 और F2 कितना होगा ये पता चले थे. तो मैंने आपको जब टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो मैंने बहुत ध्यान से एक बात बताई थी कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल Q को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो बराबर होगा बेटा QE के. और मैंने वहां पर ये बात बहुत आराम से कही थी कि बेटा इस फोर्स को ध्यान रखना है, बहुत काम में आएगा आगे तक. ठीक है ना, तो आप समझिए कि इस पर जो फोर्स F1 लगेगा वो किसके बराबर लगेगा, QE. और इस पर भी जो फोर्स लगेगा F2, दैट इज आल्सो इक्वल टू QE. ठीक है ना. अब यहाँ बोलते हुए नेगेटिव क्यों मिल गया, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो वहां पर नेगेटिव साइन लगाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन में बताएगा. यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि F1 और F2 ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. ठीक है ना. अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइपोल रख दिया, मैंने कहा कि डाइपोल भूल जाओ, आप दो चार्जेस समझो. अब इन दोनों चार्जेस के ऊपर ध्यान से देखिए, दोनों चार्जेस को ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस तरफ F2, इस पर लग रहा है F1. तो होगा क्या, और दोनों फोर्सेस इक्वल भी है. ठीक है ना. तो मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा समझिए कि मान लीजिए ये वो डाइपोल है. ठीक है ना, मान लीजिए एक दो डाइपोल है, इसके ऊपर एक फोर्स इस ब्रांच में लग रहा है ऊपर की तरफ, और इस पर वही फोर्स, उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक है, एक फोर्स इस तरफ एक इस तरफ. तो बेसिकली इस डस्टर के साथ में क्या होगा, देखिए एक फोर्स ऊपर एक तरफ नीचे, तो दिस डस्टर विल डू व्हाट, इट विल रोटेट. ठीक है ना. तो यही चीज क्या होगी इस डाइपोल के साथ होगी, यही चीज क्या होगी इस डाइपोल के साथ में होगी. ठीक है ना भाई, जब भी किसी चीज पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, मान के चलिए कि किसी ऑब्जेक्ट के एंड कॉर्नर्स पर अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, तो दैट बॉडी विल ऑलवेज रोटेट, दैट बॉडी विल ऑलवेज रोटेट. समझिए आराम से कि अगर कोई बॉडी है उसके एंड कॉर्नर्स पे फोर्स लगे और उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, अलग हो. लाइन ऑफ एक्शन नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए यहीं पर ये डाइपोल ऐसे होता, एक पर फोर्स ऊपर लग रहा है एक पे नीचे लग रहा है, तो अभी भी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी. लेकिन अगर एक फोर्स इधर लगे एक फोर्स इधर लगे, इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये बॉडी किस कंडीशन में, इधर फोर्सेस लगने पर तो क्या करेगी,
रोटेट करेगी, लेकिन ऐसे लगेंगे तो रोटेट नहीं करेगी। अब यहाँ पे डाइपोल के साथ में क्या हो रहा है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये। सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, इसका मतलब ये डाइपोल भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये डाइपोल भी क्या करेगा बेटा, रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछे कि अगर किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो डाइपोल कैसे बिहेव करेगा, सो यू विल से दैट बिकॉज ऑफ equal and opposite force experienced by charges of dipole in different line of action, the dipole will experience a couple force। ये क्या चीज होती है थोड़ी देर में बताऊंगा। इसी को बोलते हैं टॉर्क, एंड डाइपोल विल रोटेट। ठीक है लाडलो। Because of equal and opposite force experienced by charges of dipole in different line of action, the dipole will experience a couple force that is same as torque and dipole will rotate। ठीक है ना, कि इन दोनों चार्जेस के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है ना, दो फोर्सेस जब किसी बॉडी पे लगते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, दो फोर्सेस लगते हैं तो उसको कपल फोर्स बोलते हैं, और उसी को आप फिजिक्स की लैंग्वेज में टॉर्क भी बोलते हो। Torque is nothing between a mixture of two forces which are acting equal and opposite direction, acting in equal and opposite direction। क्लियर है बेटा। तो ये टॉर्क क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो बिहेवियर का स्टडी आप सिर्फ इतना करिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा साहब, घूमेगा वो। क्यों घूमेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस पे इक्वल फोर्सेस लगेंगे लेकिन डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, जिसकी वजह से वो रोटेट करेगा। ठीक है, अच्छा रोटेट करेगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पे टॉर्क होगा सर। कितना क्या होगा वहां पे, टॉर्क होगा। कितना होगा वो तो सर बताएंगे ना, अभी वो तो हमने बताया नहीं है, हम तो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाए तो उस पर क्या होगा। मान के चलिए क्या करेगा, वो रोटेट करेगा। तो नेक्स्ट पार्ट वी विल कैलकुलेट द टॉर्क। ठीक है ना बेटा, तो हेडिंग डालिए टॉर्क, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क ऑन डाइपोल। इसीलिए इसी टॉपिक का नाम हमने क्या लिखा बेटा, टॉर्क ऑन डाइपोल। समझ आ गया। चलिए तो टॉर्क कैलकुलेट कर लेते। टॉर्क को बेटा अपन टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अच्छा कहीं पे भी आपको फिजिक्स में टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ जाए, ठीक है ना, पहली बात तो ये मान के चलिए कि कहाँ जरूरत पड़ेगी, जहां पर आपको इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दिख जाए और बॉडी रोटेट कर रही हो। टॉर्क कहाँ काम होता है, टॉर्क कहाँ काम आता है भाई, बॉडी को रोटेट करवाने के लिए। तो सीधी बात है लीनियर मोशन में तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कहीं बॉडी सर्कुलर मोशन कर दी है और आपको टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ जाए तो टॉर्क का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखिए बस, तो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, बोर्ड क्लासेस के लिए इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, टॉर्क क्या होता है, बस ये ध्यान रखिए, एनी वन फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। कोई बड़ी बात नहीं करी मैंने, ठीक है ना। आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है, हेडिंग डाली आपने कि टॉर्क कैलकुलेशन करना है। तो टॉर्क का एक बेसिक फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, दैट अगर दो कपल फोर्सेज है वहां पे टॉर्क, अगर आपको एक कपल फोर्स है जिसमें दो फोर्सेज है, तो अगर आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है तो टॉर्क कितना होगा, कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। ठीक है ना, यहाँ कैलकुलेट करूंगा तो आपको फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जैसे कि मैं टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ तो टो कितना होगा, चलिए देखते हैं।
पहले तो ये बताइए कि दो फोर्सेस कितने कितने, F1 और F2 का वैल्यू कितना है, QE QE, तो इनमें से कोई एक फोर्स का वैल्यू हो गया QE। नेक्स्ट देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, तो एक फोर्स ये रहा मेरा लाइन ऑफ एक्शन, एक फोर्स ये रहा, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, ये ऐसा डिस्टेंस जो दोनों फोर्सेस पे 90 डिग्री एंगल बनाए, उसी को आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपको ये पता नहीं कि ये कितना है, नहीं पता ये कितना है, तो पता कर लेंगे भाई साहब, क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 12, क्या है 12, ये पूरा क्या एंगल है, थीटा, पूरा एंगल कितना है, थीटा। चलिए 12 का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 12 cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, बची हुई डायरेक्शन में 12 sin थीटा। हो गया कि नहीं हो गया। जिनको नहीं समझ में आया वो लोग इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। क्या कैलकुलेट कीजिए, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, आपके पास में आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालोगे तो दैट विल कम्स टू बी हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा, ठीक है ना। किसी भी तरीके से जा सकते हो आप चाहे इसके अंदर इस ब्रांच की कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालिए, आप डायरेक्ट कंपोनेंट कर लीजिए, आपको इजी रहेगा, जैसे आपको ठीक लगे आप कर लीजिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो टॉर्क कितना हो गया, 2L sin, ठीक है, हो गया। इतने से में काम नहीं चलेगा बेटा, अब थोड़ा सा इसको तोड़ मरोड़ के लिख देता हूँ। 2QL को एक साथ लिख दिया, 2QL को, E को एक साथ लिख दिया, और साइन थीटा को अलग लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है ना। ये 2QL क्या है, 2QL को क्या लिख सकता हूं मैं, डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क कितना हो गया, PE साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है कि P किसके बराबर होता है, 2Q, ठीक है, PE साइन थीटा। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना पड़ जाए, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना पड़ जाए तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, P क्रॉस E, कितना हो जाएगा बेटा, P क्रॉस E। ऐसा क्यों होता है, वेक्टर आपने 11th में पढ़े होंगे भाई कि नहीं, दो वेक्टर क्वांटिटीज का, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अगर कोई वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, AB साइन थीटा, यही होता है। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, AB साइन थीटा, तो यहाँ पे P साइन थीटा, तो इसको मैं P क्रॉस ही लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इससे एक बात और समझ के चलिए कि जो एंगल होगा इसके और इसके बीच में, दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, एंड इसके और इसके बीच में दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ये चीजें मैं आपको 11th में पढ़ा था, तो आप समझ पाते हैं। अभी इस चीज के ऊपर इतना बड़ा ज्ञान देने का कोई सेंस नहीं निकलेगा। आप ये समझ के चलिए कि अगर कोई वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर प्रोडक्ट का इक्वेशन है, तो हर क्वांटिटी के बीच में आपस का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। कई बार डायरेक्ट 1 मार्क्स का पूछ लिया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टॉर्क एंड डाइपोल मोमेंट, सो द एंगल विल बी 90 डिग्री, P एंड E दैट इज अगेन 90 डिग्री, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए इसको भी नहीं हर जगह वैलिड नहीं करते हो तो ये तो जरूर ध्यान रखिए, ठीक है ना, उसका तो स्पेशल केस भी बन जाता है, तो वो हम कभी देखेंगे। अभी के लिए समझ के चलिए कि टॉर्क क्या होगा, P क्रॉस E, और डायरेक्शन निकालना हो तो जैसे वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं अपन, स्क्रू रूल लगा लीजिए, आप राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए, तो उसका डायरेक्शन आ जाएगा। समझ आ गया, इतना ही है इसके अंदर। को फॉर्मूला बता दिया है कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर टॉर्क कितना होगा, PE साइन थीटा, कितना होगा बेटा, PE साइन थीटा। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल, ठीक है ना, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ डाइपोल। हेडिंग डालिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल। So next topic is energy stored
इन अ डाइपोल। क्या कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर आप साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे, सिस्टमेटिक पढ़ने की कोशिश करोगे, शायद आपको कम समझ में आएंगे, क्योंकि कई बच्चों की दिक्कत ये होती है कि बेसिक्स हमने छोड़ दिए होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेन मुद्दा हमारा टॉपिक समझना है, ठीक है। चलिए पहले तो समझा देता हूँ कि ये एनर्जी स्टोर का कंसेप्ट कहाँ से आता है, क्या कैलकुलेट करना है ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट। ब्लैक बोर्ड पे टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, आप कॉपी में स्केल से बनाएगा अच्छे तरीके से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक माइनस क्यू प्लस क्यू का डाइपोल मोमेंट इस तरफ काम कर रहा है, थीटा 1 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है ना, जिसका डिस्टेंस बीच का वही 2l है। डिस्टेंस कितना है बेटा, 2l। डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ किया भी नहीं है ऐसा डाउट वाली चीज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, थीटा 1 पोजीशन के ऊपर एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है ना, देखते रहो इसको। और अभी बताओ जो टॉपिक हमने पीछे पढ़ा है, अपने मन मन में सोचिए, इस डाइपोल के साथ में क्या होगा, इस डाइपोल के साथ में क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, डाइपोल रोटेट करेगा, बिल्कुल सही बात है, रोटेट करेगा। तो सोचो कैसे रोटेट करेगा, ये डाइपोल चौक समझिए, तो यहाँ रखूंगा, जैसे ही छोड़ूंगा दिस विल रोटेट लाइक दिस, will rotate like this and it will come parallel to this electric field, ठीक है ना। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने छोड़ा तो ये डाइपोल अपने आप अलाइन हो गया या फिर आपने किया है। जैसे आपने डाइपोल छोड़ा, ऐसे छोड़ा, तो ये ऐसे तो होगा ही अलाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। तो ये आप करोगे या अपने आप होगा, ये आंसर होगा बिल्कुल सर अपने आप हो जाएगा, टॉर्क लगा है अपने आप हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। तो एक बात मैं लिख लेता हूं, that as we place the dipole, it will experience a torque and will rotate clockwise। कॉमन सेंस की बात है, जैसे ही आप इस डाइपोल को यहाँ छोड़ोगे इट विल स्टार्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड इट विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अच्छा ये आप नहीं करोगे, ये अपने आप होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप थोड़े से साहसी बनो और आप कह दो कि नहीं, बट मेक इट रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कुछ लोग सोचेंगे कि बेवकूफ है, क्यों कर रहा है ये सब, क्यों जबरदस्ती कर रहा है, ठीक है ना, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी। अरे बहुत बड़ी जरूरत है भाई, ये अपने आप किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको क्लॉकवाइज मत घूमने दो, आप इसको पकड़ो और इसको जबरदस्ती एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ठीक है ना, जबरदस्ती एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ एट एन एंगल θ2, एट एन एंगल θ2, ठीक है ना। यहां लिख लीजिएगा θ1 क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है वही आपका पुराने वाला, और पी क्या है वो बता देना, दैट इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, पूरा लिखना ही है, डीएम नहीं लिखना है, डाइपोल मोमेंट। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। अब मेरा सवाल वापस वही वाला कि इसको जैसे ही आप छोड़ोगे क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, तो ये अपने आप घूम जाएगा या फिर आपको घुमाना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो दिमाग में फिर आंसर आना चाहिए कि नहीं सर अपने आप तो कैसे घूमेगा, अपने आप तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो आपको घुमाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और फिजिक्स की लैंग्वेज में मेहनत नहीं बोलते, फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करेंगे और वही वर्क इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर एसोसिएट हो जाएगा या फिर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको घुमाओगे तो आप क्या करोगे, तो वर्क करोगे और वही वर्क इस डाइपोल की क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या काम आएगी पोटेंशियल एनर्जी की, जैसे मैंने इसको घुमा के यहाँ तक ले आया, तो यहाँ से यहाँ तक लेके आया। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि ये θ1 पोजीशन पे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा घुमा के, ठीक है ना, थोड़ा सा घुमा के θ2 पोजीशन पे ले आया, θ1 से θ2 पोजीशन पे ले आया। यहाँ पे मेरा माइनस की प्लस की, ठीक है बेटा, डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो गया। तो θ2 पोजीशन पे लाने के लिए, यहाँ पे था इतना घुमाने के लिए मेरे को वर्क डन करना पड़ा। θ1 से θ2 लाने के लिए, θ1 से θ2, θ1 से θ2 लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा, और वही वर्क डन क्या बनेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये वापस भी तो आएगा। तो वो वापस कहाँ से आएगा, जो स्टोर इसके अंदर एनर्जी हुई है वो एनर्जी इसको वापस लेके आएगी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो आपने जो वर्क किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनी, और वही पोटेंशियल एनर्जी जब ये एक्सटर्नल फोर्स आप हटाओगे तो इसको वापस लेके आएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका वर्क डन कितना हो, वर्क डन किस में बना, वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में हो गया। और ये मान के चलिए 11th-12th के अंदर जितने भी आप वर्क डन और एनर्जी को एसोसिएशन निकालोगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, वही स्टोर होगी एनर्जी की फॉर्म में। के ऊपर एक बहुत बड़ा लेक्चर जो भी मैं आपको दूंगा कि वर्क और एनर्जी में क्या कोरिलेशन होता है, लेकिन अभी के लिए मान के चलिए जो आपने काम किया है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनी है। तो क्या लिखा हमने, मेक इट रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एन एंगल θ2। द अमाउंट ऑफ वर्क done in doing so will be stored as potential energy of dipole, potential energy of dipole, that is U, ठीक है ना बेटा। अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है कि आपको कितना काम करना पड़ा है। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, कि कितना काम करना पड़ा है। लेट्स कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है ना, मिटा दें। तो टोटल वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। टोटल वर्क डन ही किसके बराबर है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, किसके बराबर है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये θ1 पोजीशन पे है, θ2 पे लेके जाना, तो आपको पता करना है कितना काम हुआ। तो आप मान लीजिए कि जब आप θ1 से θ2 में जा रहे हो तो आप टोटल वर्क डन कर रहे हो W। अब इतना वर्क डन तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो आप मान लीजिए कि लेट dW इज अ स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग the dipole at an angle d theta। आराम से समझिए, मैं कह रहा हूँ कि θ1 से θ2 ले लें, लेकिन पूरा वर्क डन आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो आप मान के चलिए कि इसको थोड़ा सा घुमाने के लिए d थीटा, थोड़ा सा घुमाने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है dW, ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो दैट टोटल वर्क डन फिर कितना हो जाएगा, नाउ टोटल वर्क डन कब किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW। टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW, यानी कि छोटे छोटे काम dW हुए उन सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, और वही टोटल वर्क डन किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है ना। और ये वर्क डन किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क d थीटा,
किसके बराबर होगा, टॉर्क डी थीटा। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही बात कि ये वर्क डन का फॉर्मूला कहाँ से आया, थोड़ा सा 11th में जाके चेक करिए। वर्क डन का फोर्स फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता। वर्क डन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना ही होता है ना। लेकिन ये होता है लीनियर वर्क डन के लिए। अगर आप कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो वहां पर एंगुलर वर्क डन होगा। तो यहाँ पर फोर्स का एंगुलर फॉर्म कौन है, टॉर्क। भाई जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही तो चीज रोटेशन में कौन करता है, टॉर्क। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डी थीटा। तो वर्क डन किस बराबर आ गया, टॉर्क इंटू डी थीटा। समझ आ गया। चलिए दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई, टॉर्क डी थीटा फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। वर्क डन कहां से कहां तक कर रहे हो, θ1 से θ2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो यहां तक कोई डाउट है तो दोबारा देख लीजिए, समझ आ जाएगा कि कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ हमने कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी। वर्क डन किसके बराबर होगा, टॉर्क इनटू डी थीटा। और कहां से आपको कितना वर्क डन कैलकुलेट करना है, फ्रॉम θ1 टू θ2 ओनली, क्योंकि एनर्जी सिर्फ वहीं तक सेव होगी कि आपने θ1 से θ2 तक कितना काम किया। ये हो गया बेटा। नाउ सिंस टॉर्क का वैल्यू आपको पता है, अभी अभी आप पढ़ गए, टॉर्क इज पीई साइन थीटा, अभी पढ़ गया है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, पीई साइन थीटा, अभी अभी पढ़ गया है। तो क्या मैं 2 की वैल्यू उठा के 1 में पुट कर दूं ताकि मेरे को इंटीग्रेशन इजी हो जाए मेरा, लेकिन अब मैं डायग्राम मिटा सकता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू 1 में पुट करता हूं तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी मिलती है फ्रॉम θ1 टू θ2 पीई साइन थीटा डी थीटा। ये बेटा जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर ले लीजिए। टॉर्क के अंदर क्या कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी कैन टेक इट आउट। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू पीई इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 ऑफ साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, मेरे को पता है सर, गुरुजी मेरे को पता है, ठीक है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कोस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। जिन लोगों ने अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी 12th में नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा फिर भी वहम हो सकता है क्या होता है, लेकिन 11th में आपने फिजिक्स में 2-3 बार पढ़ लिया होगा। तो ऐसा समझ के चलिए कि इंटीग्रेशन साइन थीटा का होता है माइनस कोस थीटा। सॉल्व कर लिया बस, ठीक है ना। लिमिट वही रहेंगी θ1 से θ2, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन ये है, लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है कि थीटा की जगह पहले ये वाली लिमिट पुट कीजिए माइनस फिर नीचे वाली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पीई माइनस कोस θ2 माइनस कोस θ1, है ना। फिर समझ लिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में पहले थीटा, इस थीटा की जगह θ2 माइनस θ1 इस थीटा की जगह, तो पहले इसकी जगह रखा θ2 तो माइनस कोस थीटा, माइनस थीटा की जगह आप पुट करेंगे θ1 तो माइनस कोस θ1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी विल कम्स टू बी पीई माइनस कोस θ2 प्लस कोस θ1, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को पहले लिख लो, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है बेटा। So potential energy comes to PE cos θ1 minus cos θ2. This is your equation. एक तो जनरल फॉर्मूला ये बेटा, कई जगह क्या करते हैं कुछ बुक्स में θ1 को पहले से ही 0 डिग्री मान के चलते, अपन ये मान के चलते कि डाइपोल पहले ही इस लाइन में था और सारा का सारा काम हम इसी पोजीशन से करेंगे।
यानी कि इसको हिलाएंगे तो सिर्फ अलाइन पोजीशन से हिलाएंगे, इतना या इतना जितना भी होगा। तो θ1 की वैल्यू वो पहले से 0 डिग्री रखते हैं ना, आप समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो डाइपोल को ये रख सकते हैं -q + q, ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ काम करेगा। तो दोनों को अभी आपने क्या करा, θ1 पे रखा तो θ2 पे लेके गया था, लेकिन कुछ बुक्स में ये मान के चलते हैं कि भाई पहले से ही वो 0 पोजीशन पे यहाँ से, तो जो भी काम करेंगे यहीं से करेंगे, तो θ1 को फिक्स कर देते हैं। θ1 फिक्स हो गया 0 डिग्री। cos 0 किसके बराबर होता है बेटा? cos 0 किसके बराबर होता है? cos 0 डिग्री होता है 1 के बराबर। तो फॉर्मूला यही बन जाता है PE 1 - cos θ2 नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि फिर तो एक ही थीटा बच गया जिसपे लेके जाने वाले। आप चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इक्वेशन ये भी होता है, आपकी चॉइसेस है बेटा, ठीक है ना, आपकी चॉइसेस है, ठीक है ना। अच्छा, कई बार पूछा जाता है, अब आगे देख लीजिए स्पेशल केस। स्पेशल केस, स्पेशल केस पहला होता है कि मैक्सिमम एनर्जी कहाँ स्टोर्ड होगी, यू मैक्सिमम कहाँ स्टोर्ड होगी, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि इस ब्रैकेट का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब इसका वैल्यू 1 हो और इसका वैल्यू -1 हो। समझ रहे हो बात को? इसका वैल्यू कितना हो सकता है भाई? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है या -1 हो सकती है, लेकिन -1 रखते ही तो माइनस माइनस -2 हो जाएगा, तो वो मिनिमम की कंडीशन चली जाएगी। हमको निकालनी है मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम कितनी होती है? जब इसका वैल्यू 1 हो और इसका वैल्यू -1 हो, यानी कि θ1 का वैल्यू कितना हो 1, सॉरी मैक्सिमम कब हो सकता है? जब cos θ1 का पूरा वैल्यू कितना हो 1, यानी कि θ1 का वैल्यू कितना हो 0 डिग्री, और cos θ2 का वैल्यू कितना हो -1, यानी कि θ2 का वैल्यू कितना हो 180 डिग्री, ठीक है ना। कितने डिग्री एंगल पे -1 होती है? 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है? -1। सो दैट मीन्स u मैक्सिमम हो जाएगा PE cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल कम्स टू बी PE 1 - -1, तो दैट कम्स टू बी 1 - 1 प्लस का हो जाएगा बेटा, तो 2 PE, दैट इज u मैक्सिमम। दिस इज योर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल। अच्छा, डायग्रामेटिक समझिए। डायग्रामेटिक का मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप खुद सोचिए कि मैक्सिमम एनर्जी कहाँ स्टोर होगी जब डाइपोल ऐसे रखा हुआ हो और इसको घुमा के ऐसे ले आओ। सबसे ज्यादा एनर्जी तो वहीं स्टोर होगी ना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आगे ले आओ, अरे आगे ले आओगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो इतना ही काम करना पड़ेगा इसको बस, ठीक है ना। ऐसे नहीं आएगा कि इसको लाके यहाँ ले आया तो ये पूरा चक्कर लगाएगा, फिर वो इधर से ही सीधा चला जाएगा। तो मैक्सिमम एनर्जी तो बस इसको इधर घुमाने में ही है, ठीक है ना। यानी कि 0 डिग्री से कितना घुमा दूं 180 डिग्री, तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होगी, ठीक है ना बेटा। अच्छा, ये भी मान के चलिए फिजिक्स में जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वो अनस्टेबिलिटी का साइन होता है, तो यहाँ पर डाइपोल अनस्टेबल होगा, जैसे ही छोड़ोगे वापस भाग जाएगा, ठीक है। जैसे ही छोड़ोगे वापस भाग जाएगा। इसी तरीके से यू मिनिमम निकाल सकते हो, तो यू मिनिमम की दो केसेस होते हैं, कुछ बुक्स में 0 दे रखा है और कुछ बुक्स में -2 PE दे रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों कर सकते हो। 0 कब होगा? जब वो यहाँ से यहीं पे पड़ा रहे, यानी कि cos थीटा की वैल्यू फिर 1 हो। यहाँ से यहीं पड़ा तो फिर आपने काम ही नहीं किया, ठीक है ना। ओके ना। एक और पूछा जाता है, दैट इज यू मिनिमम। यू मिनिमम कब कितना हो सकता है? यू मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 0। कम से कम एनर्जी कितनी हो सकती है? 0 या -2 PE भी हो सकता है। -2 PE कब होगा? जब इसका वैल्यू कितना हो -1 और इसका वैल्यू कितना हो 1। -1 कितने पे होता है? 180 डिग्री पे, ठीक है ना। और इसका 1 कितने पे हो सकता है? 0 डिग्री पे। तो वापस लेके आने में तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है ना। वापस लेके आने में तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो यू मिनिमम अपन मान के चलेंगे कि 0 डिग्री पे हो। तो 0 कब होता है? जब इन दोनों का डिफरेंस 0 आए। तो 0 कब आ सकता है? जिसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू भी 0, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू या तो 90 होनी चाहिए या 270 होनी चाहिए। मतलब यहां से जैसे कि डाइपोल रखा हुआ है, इस पोजीशन पे रखा हुआ है, उसको घुमा के, ठीक है ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू एंटी परपेंडिकुलर रोटेशन, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ घुमाएंगे तो कोई वर्क डन का कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि वो सेम उसी पोजीशन पे आएगा तो कोई एनर्जी रिस्टोर नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो यू मिनिमम कैन बी 0 एंड यू मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू 2p। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, तो आज के लिए इतना काफी, आपका डाइपोल खत्म होता है इसी के साथ। थैंक यू बेटा। ठीक है ना, आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। ये मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है चैप्टर का, दैट इज, आगे का हेडिंग डाल लीजिए, कल अपन फ्लक्स शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे, लेकिन कल का टॉपिक आपको बता देता हूँ, दैट इज फ्लक्स। थैंक यू फॉर टुडे।